नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया अभी तक इस पर नहीं आई है। क्या वजह है कि 28 साल जिस मुद्दे ने राजनीति गरमाए रखी, सरकारें बनी बिगड़ी, उसके बावजूद किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों की तरफ से इस मामले में नहीं आई। 32 मुल्जिमान को इसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस डिमोलिशन में, इस विध्वंस में किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी, बल्कि ये अचानक होने वाली घटना थी। हमारे साथ इस पर मेहमान जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त साथ हैं। नीरजा चौधरी जी हमारे साथ हैं, जानी मानी पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और मोहम्मद अदीब साहब हैं, साबिक पार्लियामेंटेरियन, हमारे साथ हैं। नीरजा जी, आपसे ओपनिंग कमेंट लेंगे। दो पहलू हैं इसमें। एक तो ये कि जिस तरह से गवाहों ने गवाही दी, सबूत पेश किए गए अदालत के सामने, इसके अलावा पुरानी नजीर थी, लिब्राहन कमीशन की भी फाइंडिंग्स थी, लेकिन कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपी बाइज्जत बरी किए जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और किसी तरह की कोई साजिश होने से कोर्ट ने इनकार किया है। कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? देखिए, मैं मानती हूँ कि केस का क्लोजर हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। क्योंकि ये तो सबने, पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा, बाबरी मस्जिद को ढाया गया। अब ये कहा कि भीड़ उत्तेजित होके गुस्से में अंदर घुस गए मस्जिद की और तोड़ दिया। अब इतनी पुरानी मस्जिद 16th सेंचुरी की, आप 500 लोग भी चढ़े हैं, 1000 लोग भी चढ़े हैं, अपने हाथों से तो नहीं तोड़ सकते हैं। और 5 बजे, 12 बजे स्टार्ट हुआ, 5 बजे जी एकदम मामला खत्म हो गया। लोगों ने प्लानिंग की होगी और ये तो देखा गया था पिछले दिन 5 दिसंबर को भी कुछ मीडिया वालों ने देखा था कि एक रिहर्सल भी हुई थी, जिसके बारे में कोर्ट के सामने ये बयान भी दिया गया था। तो रस्सी थी, शवल्स थे, पिकैक्सेस थे, इम्प्लीमेंट्स को लेके गए लोग और तोड़ा। तो आज तक आप कह रहे हैं 28 साल हो गए और इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी न्यायपालिका, इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा मीडिया, और आज तक भी हमको मालूम नहीं कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने ये किया। अब ये संभव हो सकता है कि ठोस सबूत, जैसे कि स्पेशल जज ने कहा, नहीं है। हो सकता है अडवाणी जोशी ने साजिश नहीं की हो, माहौल जरूर तैयार किया था। 6 दिसंबर के पहले भी कार सेवा के लिए और राम रथ यात्रा में भी, एक जो जहां से शुरुआत हुई थी कि राम मंदिर वहीं बनाना है, तो एक माहौल तो उन्होंने क्रिएट किया। लेकिन जज ने क्या टेक्निकल डिसीजन, एक कमरे में इन लोगों ने मिल बैठ के योजना नहीं बनाई, इसका सबूत नहीं है। वो हो सकता है, लेकिन इन्होंने नहीं बनाई योजना, तो किसने बनाई? तो क्या देश को आज हक नहीं है ये जानने का? इतना बड़ा कांड हो गया और देश की राजनीति बदल दी। कोई और ऐसा मुद्दा नहीं है जिसने देश की राजनीति बदली है जिस तरह से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की मूवमेंट ने बदली है। चलिए एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, अदीब साहब की प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं, उसके बाद इनसे उस बात पर भी आएंगे कि पॉलिटिकल बयान क्यों नहीं आए इस मामले में। पॉलिटिकल किसी तरह की बयानबाजी देखने को नहीं मिल रही है। अदीब साहब, क्या मानते हैं इस फैसले को? अबू साहब, कहने को हम लोगों के पास कुछ नहीं है। 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, वो मुसलमानों के ऊपर सबसे बड़ा अजाब आजाद हिंदुस्तान में हुआ था। लेकिन उस वक्त मायूसी नहीं थी, क्योंकि मुलायम सिंह खड़े हो गए थे, उन्होंने अपना कंधा दिया था मुसलमान कौम को रोलने के लिए। लालू प्रसाद खड़े हो गए थे हमारे लिए। सेकुलर फोर्सेस और पॉलिटिकल पार्टीज के इंडिविजुअल लोग भी हमारे साथ थे। उस वक्त हमको ये एहसास हुआ था कि कुछ एंटी नेशनल, एंटी जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो उन्होंने ये हरकत करी है। लेकिन हमारा मुल्क अजीम है और हम अपने मुल्क पे फख्र करते हैं। इसके बाद कोई आवाज खड़ी नहीं होकर दिख रही है हमको। क्यों? क्योंकि माहौल पिछले 6-7 साल से ये है कि अगर आप
मुसलमान के साथ खड़े हो गए तो आपको वोट नहीं मिलेगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। जब इस मुल्क की सियासत इस नवैयत की हो गई हो कि मुल्क में नौकरियां चली जाएं, कारोबार छिन जाए, नौजवान की नौकरियां खत्म हो जाए, किसान मजदूर मर जाए, सड़कों पे तड़प तड़प के रुक जाए, लेकिन साहब मियां लोगों को ठीक करना है। तो जब ये मंजर हो, लालू आज जेल में है, मुलायम सिंह सख्त बीमार है, कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस भी उन्हीं के पाले में खेल रही है। यानी उनको जरूरत पड़ती है, एक लीडर उनका है जो इस वक्त राहुल गांधी, जो डायरेक्ट बोलता है, आरएसएस के खिलाफ बोलता है, लेकिन जब वो इलेक्शन लड़ने जाता है मध्य प्रदेश में तो कहा जाता है कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, ये शिव भक्त हैं। जब उनके पाले में जब कांग्रेस पार्टी भी खेलने लगे तो इस मुल्क का मुसलमान कहाँ जाए, सिवाय इसके कि वो देख रहा है कि रोज रोज उसको किनारे कर दिया गया। कोई पार्टी भी जीते या कोई हुकूमत आए, एक चीज आरएसएस ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि तुम इस मुल्क में शूद्र हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। नीरजा जी से एक लिंच भी रिएक्शन ले लेते हुआ हैं। नीरजा जी से एक तो रिएक्शन ये लेते जो हैं। आपने जो बात कही है कि तुम शूद्र हो और मुसलमान के मामले में कोई इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी अपने हाथ जलाना नहीं चाह रही है, ऐसा माहौल देश में बन गया है। नीरजा जी, आप सहमत हैं इस बात से अदीब साहब की? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी आज कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, उसका कारण है कि वो हिंदू समाज को नाराज नहीं करना चाहती है। तो और हिंदू समाज की वोटों के बिना तो सिर्फ मुस्लिम वोट से तो इतना पोलराइजेशन है कि सिर्फ मुस्लिम वोट से वो जीतेंगे नहीं, उनकी ये धारणा है आज। तो कहीं ना कहीं जो आप चुप्पी की बात कर रहे हैं, और इसका एक प्रतीक, ये जजमेंट है जो आया है, जिसपे नॉर्मली किसी भी चीज पे और इतने बड़े मुद्दे पे पॉलिटिकल पार्टीज अपना रिएक्शन जरूर देती हैं, लेकिन इस पे एकदम चुप्पी है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब किया क्या जाए इसके बारे में? या तो अपील करेंगे। आज ये आप जो कह रहे हैं ना, वो यथार्थ स्थिति है, उसमें कहना कि ये ठीक नहीं है, मतलब एक चीज समझ में नहीं आ रही है नीरजा जी। आपका पत्रकारिता का जो करियर है, लंबे समय से आप पत्रकारिता करती रही हैं, आपसे हम लगातार किसी ना किसी इश्यूज पर जुड़ते रहे हैं, आपकी राय हम लेते रहे हैं। एक चीज समझ में नहीं आ, जो अदालतों के अब फैसले आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अदालतें कानून, गवाह, सबूत, इनको ना देखते हुए बल्कि जो मान्यताएं और आस्थाएं या जिसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियंस, इनका जिक्र होता है फैसलों में। क्या वजह है इसकी? मुझे लगता है माहौल जो है देश में, उससे अदालतें भी इन्फ्लुएंस हैं। वो तो है ही, वो तो लिंकिंग भी है। इसको क्लोजर किया जाए, इसका बहुत लंबा चला जी। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि जैसे कुछ देर समय के बाद, इस जजमेंट के बाद, जिस तरह से PILs काशी और मथुरा को लेके आ गए हैं जी, तो अभी ये पूरा मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन आगे जाके ये इश्यू नहीं खत्म हुआ है क्या। हालांकि एक जगह तो खारिज कर दिया, लेकिन ये तलवार की तरह लटका हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टीज को छोड़ दीजिए, लेकिन दोनों समाजों के बीच में, हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में एक नए तरीके से पहल करनी होगी बातचीत की। क्यों हिंदू समाज फील कर रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ की तरफ अपीजमेंट हुआ है, जो कहते हैं, जबकि आप मुस्लिम समाज को देखिए, एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, कोई भी सामाजिक आंकड़े, कुपोषण देख लीजिए, किसी सोशल इंडेक्स को आप देख लीजिए, उसमें मुस्लिम समाज में कई जगह तो दलित समाज से भी नीचे है। तो क्या प्रगति हुई है? चलिए, आपने समाज का जिक्र किया। अदीब साहब, ये बताइएगा कि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज को ही दोष क्यों दिया जा रहा है? समाज भी तो आगे नहीं आ रहा, सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो भी तो नहीं बोल रही हैं इस मुद्दे पर। नहीं, ये नहीं, असल में जो थोड़ी सी उम्मीद है वो, जैसे मैडम, ऐसे कुछ सहाफी हैं, ऐसे कुछ लोग हैं
और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे लिए खड़ी हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास नहीं है। वजह यह है कि देखिए, ये इस समय जो मामलात हैं, जो जजमेंट हैं, आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जज साहब ने अपने आखिरी दिन जजमेंट दिया जी, वो उस पे साल तक उस पे सुनते रहे। लास्ट डे ऑफ हिज रिटायरमेंट उन्होंने वो जजमेंट दे दिया और वहां से उठ के सीधे पार्लियामेंट चले गए। ये जो जजमेंट आया सीबीआई का, ये भी उन्होंने अपने आखिरी दिन वो जजमेंट दिया। अब वो कहाँ जाने वाले हैं ये हमें नहीं मालूम है कि अब उनका ओहदा क्या होगा। कहा यह जाता है इस मुल्क में बड़े उससे कि भाई आप जुडिशरी के खिलाफ मत बोलिए। मैं भी जबान से ये कहूंगा कि मुझे जुडिशरी पे एतबार है, लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग कभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरा दिमाग और दिल ये हमेशा कहेगा कि यहाँ की जुडिशरी पर अब हमें भरोसा नहीं है। मजबूरन हम जबान से कहते रहेंगे कि हाँ साहब, हमें बड़ा भरोसा है इस मुल्क पर और इस जुडिशरी पर। आज हम ऐसी जगह पे खड़े हो गए हैं जहां ये जो सब कुछ वाकयात हो रहे हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि अभी चंद दिन पहले एक जजमेंट आया कि शाहीन बाग के केस को लेकर कि आप कहीं भी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते। पहला मूवमेंट था गांधीनियन मूवमेंट, जो मैंने पढ़ा था अपने बचपन में, वो देखा था आंखों से कि इनके साथ हुआ क्या है। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी की पोजीशन ये है कि वो बिल्कुल डरी हुई है, उसके पास अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो बोले। आप देखते होंगे कि जितने डिमॉन्स्ट्रेशन पिछले 6-7 सालों में हुए हैं, मैंने देखा है 3 जंतर मंतर पे या सेमिनार्स में जाता हूं, 99% नॉन मुस्लिम्स करते हैं। 4-5 लोग मेरे ऐसे हैं जो वहां बैठते हैं, जाते हैं जी, जिनको मौलवी लोग मुसलमान भी नहीं मानते। ये पहला मूवमेंट था शाहीन बाग का कि जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम औरतों की थी। इसलिए हुकूमत को ये लगा कि भाई अगर औरतें जाग गईं, वो औरतें जिनके लिए 3 तलाक के लिए इनके दिल फट रहे थे, जिनके लिए इनके हुकूक के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे कि ये तो बिल्कुल डिप्रेस क्लास है, जी, वो क्लास खड़ा हो गया। अब आप देखिए कि उसका अंजाम क्या हुआ। एक एक को चुन चुन के मार रहे हैं, एक एक को जेल में भेज रहे हैं। अदालतों के पास वक्त नहीं है, वो सुनने को तैयार नहीं है। 370 खत्म होने के बाद पार्लियामेंट से चंद किलोमीटर पे सुप्रीम कोर्ट है, वहां तक आवाज नहीं पहुंची। यही फैसला कर लेते कि ये सही जजमेंट बिल पास हुआ है, उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। वो भी अभी 35-40 साल चलेगा, जब तक कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का चला है। तो हम मुसलमान जो इस मुल्क में जो सोचते हैं, वो अब यही सोचते हैं कि शायद हमारे बुजुर्गों ने कोई गलती कर दी थी, हमको फख्र था, हमने गांधी के हिंदुस्तान को माना था, हम गोडसे के हिंदुस्तान को कैसे एक्सेप्ट कर लें। मुश्किल यह है कि ये जो बेचारे हमारे जो सोशल मीडिया के और दूसरे लोग हैं, ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि इनको भी तो टारगेट कर दिया गया। अब ये भी देशद्रोही हो गए, इनको भी देशद्रोही बताया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जमात की फिक्र है, अपनी पार्टी की फिक्र है, उनको मुल्क की फिक्र नहीं है। ये बदनसीबी इस मुल्क की हो गई है। लेकिन कहें तो किससे कहें, लेकिन मेरा दिल, मेरा दिमाग ये कहता है, चाहे जबान से कितना ही कहला लो कि हमें बहुत एतबार है यहाँ की जुडिशरी पर, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि इस मुल्क की जुडिशरी पर मेरा दिल कभी भी एतबार नहीं करेगा। मुंसिफ के माने होते हैं बाबू साहब, जी, इंसाफ करने वाला, और वो अल्लाह का, भगवान का नुमाइंदा होता है जमीन पर। अगर वो कोई ऐसा इंसाफ करे जिसको दिल और दिमाग न माने, वो इंसाफ नहीं होता, चलिए न वो मुंसिफ कहलाता है। नीरजा जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। नीरजा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अदीब साहब ने जो बात कही है वो कमोबेश हर एक मुसलमान जो इस मुल्क में रहता है वो उनके दिल की आवाज है। इस पर आपका हम कमेंट चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे सुनते आए हैं कि अदालतें जो होती हैं किसी के दबाव में नहीं होती हैं, सत्ता या सरकारों के दबाव में नहीं होती हैं, क्या वाकई ऐसा होता है?
देखिए, अदीब साहब जो कह रहे हैं उनके शब्दों में एक बहुत बड़ा दर्द है और एक पीड़ा है, जो कि आप कह रहे हैं हर मुस्लिम के दिल में आज है। जी। और जो न्यायपालिका है, हमारी जो जुडिशरी है, सारे इंस्टीट्यूशंस जो अब हैं वो नहीं रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। जी। अब नए तरीके से कैसे शुरुआत की जाए, कैसे ये जो टूटन आई है, जो दरारें पड़ी हैं समाज में, पॉलिटिक्स में, उसको कैसे भरा जाए। उसका तो कोई सिरा नजर ही और नहीं आ ये, रहा। हाँ, ये सिटीजन्स की तरफ से ही होगा, मुझे लगता है। सिटीजन्स की तरफ से नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज आज तो हमें नहीं दिख रही हैं कि कुछ कर पाएंगी या करने की मंशा भी रखती हैं। उनको तो एक तरफा वोट दिख रहा है। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, कि बातचीत की जरूरत है, जी। क्योंकि समाज में ऐसा नहीं हुआ था कि आप एक कम्युनिटी को बिल्कुल ही, जैसा इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द यूज किए, शूद्र की तरह आप हमें ट्रीट कर रहे हैं, अनटचेबल की तरह कर जी। रहे हैं। जी। क्योंकि अगर, और हम लोग सब मानते हैं कि अगर सबको साथ लेके नहीं चल पाएंगे हम, तो ये देश का भविष्य क्या होने वाला है मालूम नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहल तो करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, मिलके सोचना पड़ेगा, छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे। जी। चलिए इससे नीरजा ज्यादा जी, एक क्या है। मैं 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 अजीत नीरजा साहब। जी जी। मैं नीरजा जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, इनको सुनता भी रहता हूँ, इनको पढ़ता भी रहता हूँ। मैं इन्हीं के ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम किससे फरियाद करें, किसके पास जाएं, किससे रोएं जाके कि हमने जिना को ठुकरा के गांधी को अपनाया था, क्या गुनाह किया था? हमने लियाकत अली खान को प्राइम मिनिस्टर न मान के नेहरू को अपना लीडर माना था, हमने क्या गलती की थी? आज के दिन भी हमने हमेशा इंदिरा जी का झंडा हो, मुलायम सिंह हो, लालू हो, इन्हीं के झंडे उठाए। किसी मुस्लिम पार्टी को हमने अपनाया नहीं। और जो जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, इनको 2 से 3% से ज्यादा हमने कभी वोट नहीं दिया। हमको सजा किस बात की मिल रही है? क्यों ये खामोश हैं ये लोग? ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों हमारे साथ तबाही कर रही हैं? हमारे गुनाह तो बताएं। हम ना कहीं नौकरियों में इनके कॉम्पिटिटर हैं, ना हम बिजनेस में इनके कॉम्पिटिटर हैं। हमसे इतनी नफरत क्यों हो गई? ये ऐसा क्यों हुआ? और अब जो एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं, जैसा नीरजा जी ने कहा कि सारे इंस्टीट्यूशंस का ये हाल हो गया है। आज पुलिस आतंकवादी बन चुकी है। वो जिस तरीके से एक्शन लेती है, वो ऐसा लगता है कि जैसे दुश्मन के ऊपर अटैक हो रहा है। उस पुलिस के साथ कैसे ये माहौल बनेगा? ये सोचिए, आप अंदाजा करिए कि जो हालत हो रही है। अभी चंद दिन पहले मैं फारूक साहब से मिला था। जी। वो मेरे साथी रहे हैं, और उनका दर्द देख के मैंने देखा। मैं फारूक साहब के वालिद फारूक शेख अब्दुल्ला साहब को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ले गया था जब मैं वहां का प्रेसिडेंट था। उस वक्त से वो मैंने देखा था कि अगर वो शख्स देशद्रोही कहला सकता है, जिसने जिसने 24 घंटे के अंदर जिना की 2 नेशन थ्योरी को खत्म कर दिया था, और उसने कहा था कि हम सांझी विरासत में रहेंगे, तो फिर हम ऐसे लोग कहाँ रह गए? कौन पूछने वाला है? हम लेकिन समझ सकते हैं नीरजा जी कह रहे सेकुलर हैं हिंदू कि भाइयों का। और लोगों को आज आना हमारी पड़ेगा। उम्मीद सिर्फ उन्हीं की तरफ है कि वो जो सेकुलर हिंदू एक बड़ा मास है, लेकिन उसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा। वो जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। मैं पुकारूंगा, मुझे वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई मैं आग उगलूंगा, नफरत फैलाऊंगा, ऐसा समाज मेरा बन गया है। ये मुल्क रोज रोज गांधी को कत्ल करता है। रोज रोज हम उसको मारते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। अजीब सितम है इस मुल्क के साथ। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नीरजा जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही अहम आपने सुझाव दिए हैं इस मामले में कि लोगों को आना पड़ेगा, जो सिविक सोसाइटीज के लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, जो सेक्युलर तबका है, जो बड़ा तबका है इस मुल्क में, सेक्युलर तबका, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी।
ताकि जो एक दरार है, जो जिस दरार का आपने जिक्र किया है, वो दरार भरी जा सके। जो दो संप्रदायों में, जो दो धर्मों में जो दरार पैदा हो गई है इन चंद सालों में, उसको भरा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम अपने नाजरीन को, अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि आप फ्रीडम एक्सप्रेस को सहयोग करते रहें। लगातार आपका सहयोग जो हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मुझे इजाजत।